कि झारखंड जुडिशरी ने सबको बड़ा परेशान कर रखा है, क्योंकि झारखंड जुडिशरी का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। एंड बहुत सारे बच्चों को ये अटकलें हैं कि सितंबर एंड अक्टूबर बिगिनिंग में एग्जाम हो जाएगा। वहीं एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि ये एग्जामिनेशन अब अगली जनवरी फरवरी से पहले नहीं होने वाला। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए नहीं है कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्योंकि हम लोगों के अपने सोर्सेस से भी कंफर्म करने पर इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज किसी भी वेरीफाइबल वैलिड सोर्स से नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ये बता रहा है कि एग्जाम अभी है सितंबर में, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट अ गेस, इट्स जस्ट अ फ्लूक। हो भी सकता है कि एग्जामिनेशन सितंबर एंड अक्टूबर में हो जाए। यह भी पॉसिबल है कि ये एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी तक खिंच जाए। हम लोग इस बीच में क्या करें? आई अंडरस्टैंड ये जो पूरा टाइम है, दिस बिकम्स अ टाइम ऑफ इमोशनल एंड मेंटल टर्ब्यूलेंस, राइट? बहुत दिमाग खराब होता है उस समय में, ऐसा लगता है यार एग्जाम करवा दो या बता दो कि नहीं करवा रहे। कम से कम एक दिशा में आदमी सोचे तो सही, या तो दूसरे की तैयारी करे या फिर इसकी तैयारी में सही से लगे। एंड आई अग्री विद यू 100%। लेकिन अब कई चीजें हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, जो हमारे हाथ में होती हैं, और कई चीजें जो हमारे हाथ में नहीं होती। ये उनमें से है जो हमारे हाथ में नहीं है। एग्जाम कब होगा, दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। व्हाट इज इन आवर हैंड्स इज कि जब भी एग्जाम होगा हम अपने आंसर्स कैसे लिखें, अपने आंसर्स को इस किस तरीके से फ्रेम करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये जानिए कि झारखंड का जो पेपर होता है, इसमें अधिकांश सवाल आपको 10 मार्क्स के दिखते हैं। अब इस 10 मार्क्स में बहुत सारे बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 में से 9 या 10 में से 10 मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, जो झारखंड का स्कोरिंग पैटर्न है वो 8 से 8.5 नंबर भी आपको मिल रहे हैं। इनफैक्ट 8 की जगह भी मैं यहां 7.5 लिख दूं, 7.5 से 8 नंबर भी आपको मिल रहे हैं। तो आप गुड की कैटेगरी में आते हो। अगर आपको 9 मिल गए ना तो आप फिर एक्सीलेंट में चले जाओगे, 10 तो वो नहीं देते, राइट? दिस इज द जनरल स्कोरिंग मैकेनिज्म ऑफ झारखंड एग्जामिनेशन। ऑल राइट, सो क्या बताया मैंने कि 10 नंबर का सवाल है, 7.5 से 8.5, इतना भी अगर आपको आ रहा है तो आप गुड, वेरी गुड की कैटेगरी में हो। 9 आ गए तो बहुत ही बेहतरीन आंसर हमने लिख दिया है। हमारा एम ये होना चाहिए, पर अगर हमें ये मिल रहा है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। ठीक है, हम इससे भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये कई हजार बच्चों को पढ़ाने के बाद आई एम टेलिंग यू दिस, कि बच्चे इसकी कोशिश में, ये 9 की कोशिश में, 9 9.5 आ जाए, उस आंसर को एक्सपैंड करते जाते हैं, एलैबोरेट करते जाते हैं, उससे मिलती जुलती चीजें ऐड करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। एंड उसमें आप जितना समय बिता रहे हो उतना ही समय आप एक दूसरे सवाल को दे सकते हो, जहां शायद आपको 7.5 8.5 नहीं, 5.5 6 नंबर भी अगर मिल गए तो यू आर बेटर ऑफ। इसमें मिलने वाले 1 1.5 एडिशनल नंबर से उस दूसरे सवाल में मिलने वाले वो 5 6 नंबर भले, करेक्ट? सो वेन एवर यू प्रिपेयर, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज माई फर्स्ट टिप फॉर यू, दैट इज नेवर, मतलब whenever you write your answers, always plan आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से प्लान करो। ये नहीं हमने सवाल देखा खट 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 लिखना शुरू कर दिया, नहीं। अभी समय है, और ट्रस्ट मी, दिस कुड बी योर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये वो समय हो सकता है आपके लिए जिस समय में आप अपनी तैयारी को और फोकस से कर सकते हो। और यकीन मानो, अगर अगर ये एग्जामिनेशन कुछ भी गुफ अप करता है तो आपके पास ऐसे तमाम एग्जामिनेशन हैं जहां यही नॉलेज आप इस्तेमाल कर सकते हो। 10 नंबर का नहीं आएगा, 8 नंबर का सवाल आएगा, 6 का आएगा, 5 का आएगा, सवाल तो आएंगे, नॉलेज तो ये काम आएगी। सो ट्रीट दिस वीडियो एज हाउ टू राइट हाई स्कोरिंग आंसर्स इन एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज प्लान योर आंसर राइटिंग। आप अभी से बैठिए, प्लान योर आंसर राइटिंग हैपेंस इन 2 stages, ओके? फर्स्ट स्टेज हैपेंस before exam, and at the एग्जाम हॉल। ठीक है, एग्जाम हॉल में एक प्लानिंग होती है, एक पहले से होती है। पहले वाली जो प्लानिंग है ना आपकी, ये होनी चाहिए आंसर्स का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अभी आप अपने पास अपने घर पे बैठे हो आराम से,
ठीक है, जो भी आप के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। अब झारखंड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आए, प्री में उतने नहीं पूछते, मेंस में भर भर के आपसे सब्जेक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। सारे कंपलसरी हैं, सबको 3-3 घंटे देने हैं, इतने सारे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इजीली इसकी वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। अगर इसकी वेबसाइट पर नहीं मिल रहे तो एक बार टॉप रैंकर्स पर सर्च कर लीजिएगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर भी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब आपको मिलेंगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि सो फार एज द क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड, क्वेश्चंस आर ऑफ थ्री काइंड्स। कंसेप्चुअल, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल, या फिर जिसको हम इलस्ट्रेशन बेस्ड कहते हैं। वो डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस नहीं आते, वो बना देते हैं, कहते हैं भाई सच एंड सच इज द केस, हाउ विल यू डिसाइड, सपोर्ट योर आंसर विद केस लॉज एंड इलस्ट्रेशन। तो बेसिकली इलस्ट्रेशन बेस्ड, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर केस लॉ, बट इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड जो तीसरा आपका टाइप आता है, दैट इज डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स। यहां से भी सवाल आते हैं। क्रिमिनल लॉ में आपको ये तीनों तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं, करेक्ट। सो डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स को कैसे मैं केसेस से रिलेट करूं, कैसे मैं लॉ से रिलेट करूं, एक होलिस्टिक आंसर में कैसे लिखूं। सिमिलरली इनको किस तरीके से अप्रोच करना है और कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। बैठो, पीवाईपीज निकालो, सवाल देखो और उसका एक लूज आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दो। डेली के मिनिमम 20 सवाल सॉल्व करना शुरू करो, मिनिमम 20 एवरी सिंगल डे। स्टार्ट सॉल्विंग। आप जब सॉल्व करोगे ना, उसको लिखना शुरू करोगे, तो कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे ना इसके लिए बैठने के लिए, तब आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अरे यार और चीजें इसमें मैं क्या डाल सकता हूं। बिकॉज नाउ यू हैव एन आउटलाइन, नाउ यू हैव अ स्ट्रक्चर, अ स्केलेटन सिस्टम इफ यू मे, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि साहब देखो मैं इसमें इतनी सारी ये चीजें डाल रहा हूं, इसके अंदर ही अब मुझे खेलना है, इसके बाहर नहीं जाना, मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। अब समझो कैसे इनको डील करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, राइट, दे आर द सिंपलेस्ट ऑफ दिस लॉट। आपसे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि भाई फलानी चीज के बीच में डिफरेंस बताओ, इस चीज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, राइट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थोड़े से यहां पर ट्रिकी हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आर हाउ विल यू डिसाइड, ठीक है, कमेंट, व्हाट कैन बी डन इन दिस केस, राइट। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होगा, सब ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उठा करके फैक्ट्स को रिआइटरेट करने, अरे फैक्ट्स क्यों लिखने हैं दोबारा, सवाल में लिखे हैं ना फैक्ट्स, वो जज साहब पढ़ लेंगे, या जो ऑफिशियल जो बैठ रहा है आपकी कॉपी चेक करने के लिए वो देख लेगा, क्वेश्चन पेपर लेके ही बैठेगा। यू डोंट हैव टू रिआइटरेट ऑल द फैक्ट्स, यू डोंट, ठीक है। वो ऑलरेडी बहुत समराइज फैक्ट्स होते हैं, उसको उठा करके आप सोचो कि मैं और समरी मैनर में बुलेट पॉइंट्स में लिख दूं, इट विल बी अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, कर लो, मना ही नहीं है, पर इस पर टाइम वेस्ट मत करना। फैक्ट्स लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप इसमें इश्यूज पर आ सकते हो, इश्यूज बनाओ, ठीक है, या क्रिमिनल है चार्ज बनाओ, बताओ कि भाई सच थिंग हैज हैपेंड एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। इंडिपेंडेंटली इन सबको अलग अलग में डील करो, एक बना करके उसमें नहीं, सबको अलग अलग डील करो, एंड इवेंचुअली फिर आपका जजमेंट दो। उस जजमेंट में अभी यहां तक हमको कोई बकैती नहीं करनी, यहां तक हम सिर्फ फैक्ट से खेलेंगे। जो जजमेंट हम फाइनली लिखेंगे, जो कंक्लूजन हम फाइनली लिखेंगे, उसमें सपोर्ट करने के लिए हम डालेंगे केस लॉज, उसमें सपोर्ट करने के लिए हम डालेंगे मैक्सिम्स, थ्योरीज, जो भी हैं। यहां पर फैक्ट्स एंड लॉ, कंक्लूजन में जजमेंट्स, मैक्सिम्स, थ्योरीज एटसेट्रा। क्लियर? इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल वाला डिवाइड होगा। डॉक्ट्रिन्स और थ्योरीज वाला बहुत सिंपल है। आप डॉक्ट्रिन्स एंड थ्योरीज सबसे पहले जो पूछी गई है उसका एग्जैक्ट जो भी लिटरल मीनिंग निकलता है वो लिख दीजिए, ठीक है। इसका जो भी एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है वो लिख दीजिए। वो लिखने के बाद, मीनिंग लिख देने के बाद, फिर वो जिस भी कॉन्सेप्ट से संबंधित, जिस भी लॉ से संबंधित है, जिस भी प्रोविजन से संबंधित है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उस पर पहुंच जाइए। उसको आप एक्सप्लेन करना शुरू करोगे, वैसे ही
उन दोनों के बीच का लिंक समझ में आने लगेगा, लिंक कर दीजिए। कोई रिलेटेड केस लॉ है तो उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन ये आएगा कि साहब इसमें वर्ड लिमिट क्या हो, एलटीडी नहीं एलटी, हाँ, इसमें वर्ड लिमिट क्या हो, राइट, क्योंकि 10 नंबर का है, 10 नंबर में वर्ड लिमिट अच्छी खासी होनी चाहिए। दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, ठीक है। कोशिश ये करो इन आंसर्स में कि पन्ने तो भरने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पन्ने नहीं भरने, पर पन्ने कचरे से नहीं भरने हैं। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग दैट इज इवन रिमोटली रिलेटेड टू इट, नहीं। आपसे जितना पूछा है ना, सबसे पहले उसका आंसर दो, सबसे पहले। दैट शुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। और आप कहोगे ये तो ऑब्वियस है, नहीं है। मैं ऐसी कई कॉपीज देखता हूं जहां पर हमारे सामने होता है कि भाई बच्चे ने उठा करके आसपास की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, 3 पेज लंबा आंसर लिखा है, और जो मेन क्वेश्चन था उसका एक पार्ट मिस कर दिया। क्वेश्चंस कई बार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, उसको समझो और सबसे पहला प्रयास ये करो कि उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर दें। जैसे ही आपने उसको आंसर कर दिया, बाकी का अब आपका आंसर उसके एक्सप्लेनेशन, उसके एलाबोरेशन, उसके सपोर्ट में जाएगा। उससे संबंधित जो भी केस लॉज हैं, उससे संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें फिर आप अपने आंसर में ऐड करते जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, राइट। बट अगर आप बाकी चीजों के बीच में मेन आंसर करना भूल गए, वहां गलत हो गया, वहां आपके पूरे एक्सप्लेनेशन की कोई वैल्यू नहीं है, राइट, क्योंकि जो पूछा उसी का जवाब नहीं दिया। The judge or the person who's sitting, the official who's sitting, the faculty who's sitting to check your paper, वो अपना इतना विवेक नहीं लगाएंगे कि हम आंसर निकालें। That's your job, not theirs, right? So वर्ड लिमिट के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना। एक 10 मार्क्स का अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है तो आइडियली ये होना चाहिए कि हम 4 से 6 पेजेस में लिखें। अब ये 4 से 6 पेजेस भी जो मैं बोल रहा हूं ना, दिस इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक। आपकी हैंडराइटिंग छोटी 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 है, राइट, आप एक पेज में बहुत बारीक बारीक लिख करके काफी सारा लिख देते हो, तो भाई 4 से 6 की जगह वो 2.5 पेज भी हो सकता है। अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, एक पेज में शब्द ही, मतलब एक लाइन में 4 शब्द आ रहे हैं आपके, तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपके हो सकता है 6 से 8 पेज हो जाए। सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्राइटेरिया, राइट। 4 से 6 मैंने एक एवरेज आपको बताया कि इतना आप डाल सकते हो, ये सवाल पर भी निर्भर। अब सवाल आएगा 10 नंबर का, समझना। एक सिविल लॉ का सवाल बताता हूं आपको। सिविल लॉ का एक सवाल आएगा कि ड्यूटीज ऑफ बेलर बताओ, बस इतना सा क्वेश्चन है, एंड दैट इज फॉर 10 मार्क्स। अब ड्यूटीज ऑफ बेलर के साथ बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? 10 नंबर का है, राइट्स भी लिख देते हैं, बेली का भी लिख देते हैं, बेलमेंट भी एक्सप्लेन कर देते हैं, एसेंशियल्स भी बता। क्यों बताने हैं? जो नहीं पूछा उसमें डेल्व मत करो, क्योंकि उसमें अगर कुछ गलत कर दिया नंबर कट जाएंगे। तो यहां ध्यान देना, जब आपसे पूछा है ड्यूटीज ऑफ बेलर, आप बिल्कुल बेलमेंट से शुरू करो, ठीक है, एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ बताओ बेलमेंट साहब ये है, इसमें 2 होते हैं, एक बेलर होता है, एक बेली होता है, ओके, बेलमेंट, बेलर, बेली। नाउ बेलर की कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं, कहां दी हैं? सेक्शन फलाने से फलाने तक। आप सेक्शन वाइज भी मेंशन ना करो तो चलेगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन फलाने में ये दिया है, सेक्शन ढिमकाने में ये दिया ना, आप सिर्फ वो सेट लिख दो, राइट, या बेलमेंट लिख दो कि यहां से यहां तक बेलमेंट दिया है, इसी में ड्यूटीज भी हैं साहब, राइट। मुझे नहीं याद एग्जैक्ट सेक्शन, कोई बात नहीं। ड्यूटीज अगर आप बता, क्योंकि ड्यूटीज बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिखरी हुई हैं, इक्का दुक्का कई जगहों पर जो सामने वाले के राइट्स हैं वो आपकी ड्यूटी बन जाती है, राइट, जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर की ड्यूटी बन जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है सेक्शन वाइज। तो आप चाहो तो सेक्शन नंबर लिख दो, चाहो तो पूरा बल्क लिख दो। उसके बाद इन ड्यूटीज को मेंशन नहीं करना, बताना, ठीक है। सबसे पहले बताया ये ड्यूटी, इस ड्यूटी का ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। कोई नहीं कह रहा पैरा के पैरा लिखो, 1-2 लाइन में कर दो। अब जितनी ड्यूटीज आपको याद आ रही हैं वो सारी आपने लिख दी, 1-2 के आप इलस्ट्रेशन डाल दो, नहीं भी पूछे तो भी डाल दो, एंड दैट्स इट। अब कायदे से अगर देखा जाए तो ये पूरा लिखने में आपको मुश्किल से 2.5 से 3 पेज लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, करेक्ट।
10 नंबर का है कोई बात नहीं, वो 2.5 से 3 पेज भी पर्याप्त है, पर्याप्त है, राइट। मैं इसको 20 नंबर का बना दूंगा तो भी पर्याप्त है। नंबर बढ़ जाने से कंटेंट थोड़ी बढ़ जाता है लिखने को। भाई जितना रिलेटेड है, जरूरी है, पूछा गया है, वो ही तो लिख करके आओगे। जबरदस्ती का ज्ञान थोड़ी घुसा दोगे कि अरे ज्यादा नंबर का है तो ज्यादा लिख दूंगा। जितना पूछा है उतना लिखिए। ये हुई, देखो भाई, क्रिमिनल वाली बात अपन ने कर ली। कहां पर करी? यहां पर। सिविल का हिसाब थोड़ा सा अलग चलता है। ये हम उठा करके पहले इधर साइड कर दें। सिविल में आपको ये कम दिखेगा, मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। सिविल में आपको ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही दिखते हैं, ज्यादातर। तो सिविल वाला पार्ट हमारे लिए एक तो वैसे ही बहुत मुश्किल नहीं होता, और यहां पर भी हमारे लिए एक एक पुश हो गया है, एक आसानी हो गई है करने के लिए। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको स्कोर कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। नाउ वी वर सेइंग कि 7.5 से 8.5 नंबर हमें लाने हैं। सबसे पहला काम करना है प्लानिंग बिफोर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ गए कैसे बनाना है? इसी तरीके से आंसर बनाना शुरू करो, स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, याद रहेगा। दूसरा है एट द एग्जामिनेशन टाइम। जब आपको पेपर मिलता है देखने के लिए, तो बिताओ 2 से 3 मिनट उस पेपर को देखने के लिए। 2 से 3 मिनट में सिर्फ ये समझो कि कौन से सवाल मुझे आते हैं और कौन से नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, नहीं। अगर मुझे 5 पहले आता है तो 5, 6, 7 पहले कर लिया, बाद में 1, 2, 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर सही डालना बस, ठीक है? कोशिश ये करना। अच्छा, आइडियल सिचुएशन यही होगी कि 1, 2, 3, 4 से शुरू करो, ताकि एग्जामिनर का काम और आसान हो जाए। पर अगर नहीं आता है या फिर मुश्किल लग रहा है, ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो फिर आगे बढ़ जाओ। डोंट गेट स्टक देयर। ऑलराइट, सो एट द एग्जामिनेशन प्लान, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज टू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग। अभी समय है, देखो, और ये बहुत बेसिक सी मैं चीज बता रहा हूं। आप लोगों को ये लग सकता है कि यार अब हम क्या करें, हम तो कॉलेज ग्रेजुएट हैं, हम तो इतने टाइम से ही, और वो कर लो मेहनत, थोड़ा टाइम है, जल्दी जल्दी साफ लिखने की आदत डाल लो। क्यों? क्योंकि जब आप इतना आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ये सारे आप सवाल करोगे बैठ करके, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं आपके। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं मैच हो पा रही। और उसको करने के लिए फिर आप और तेज कलम चलाओगे, तो हैंड राइटिंग जो आप लिखोगे ना, वो आंसर लिखना ना लिखना लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है? सो हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा काम करें, क्योंकि जब एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। हमें यह नहीं चाहिए कि आप मोती पिरो के लिखो, आप बहुत सोने चांदी से जड़ दो उसको, नहीं। बहुत खूबसूरत लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो कि समझ में आ जाए। इवन द एग्जामिनर नोज कि शुरुआत में हैंडराइटिंग अच्छी होगी, लास्ट में आते आते तक चिड़िया की टांग। लेकिन वो चिड़िया की टांग भी ऐसी तो हो कि रिकॉग्नाइजेबल हो, समझ में आए। ऐसा तो ना हो कि ये है क्या। राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू एम एट। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हैंड राइटिंग इज वेल। प्लानिंग हो गई, हैंड राइटिंग हो गई, एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जजमेंट्स की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ये 3 चीजें कर लो, यकीन मानो, ये एग्जामिनेशन जो आने वाला है, सिर्फ झारखंड का नहीं, किसी भी स्टेट का अगर मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे, ये चीजें काम आएंगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारी जगह आते हैं, प्रैक्टिकल कुछ जगहों पर आते हैं, राइट? आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारी जगहों पर आते हैं। हैंड राइटिंग सब जगह अच्छी होनी चाहिए। सो एक एक ये जो आइडियाज हैं, ये जो टिप्स हैं, ये जो एडवाइसेस हैं, आपके पीसेस ऑफ एडवाइस है आपके लिए, ये आपके मेंस सेंट्रिक प्रिपरेशन के लिए है, भले ही आप कोई से भी एग्जामिनेशन में अपियर कर लो, एंड मोर स्पेसिफिकली झारखंड के लिए है। तो अपने थॉट प्रोसेस को एकदम सामान्य रखो कि मुझे वर्ड लिमिट कितनी रखनी है, मुझे समय कितना देना है, राइट? इन सब चीजों को कीप अ रियलिटी चेक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और अगर कहीं पर कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन हो प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग से संबंधित, तो कमेंट्स में जरूर बताना। वील डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।